Good morning. I welcome you all in this science class, and this is the class of 8th standard, and we are going to see the second chapter, health and diseases. हम सबको पता है कि हेल्थ कितनी हमारे लिए महत्व की एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज पूरी दुनिया पैंडेमिक कोविड-19 से कैसे जूझ रही है, कितने लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और इसलिए हमें कुछ रूल्स, हाइजीन एंड हेल्दी रूल्स हमको हमारे लाइफ में अडॉप्ट करना है, और काफ़ी लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। बट हमारे लिए हाइजीन कितना महत्वपूर्ण है, और ये इस क्लास के थ्रू हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, द हेल्थ. Health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease. अभी आपने देखा होगा कि कभी आपने स्कूल से छुट्टी ली थी क्या? कभी आपका पेट दर्द दे रहा है, सिर दर्द दे रहा है, या आपको बहुत खांसी हुई है, या आपके शरीर में बुखार है, एंड सो क्या इस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता है? आप बहुत फ्री महसूस करते हैं? अगर आपको कोई एक्टिविटी में अगर पार्ट लेना है तो आप ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। कई बार हम लोग हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए हम स्कूल में जाते नहीं हैं, या स्कूल से हम छुट्टी लेते हैं। उसी को बोला जाता है कि हेल्थ एंड डिसीजेस. ओके, तो हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य और रोग. हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य और रोग मीन्स हेल्थ एंड डिसीजेस. वही लेसन आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. तो health is a state of complete physical, mental and social well-beingness, okay, and not merely the absence of any disease. तो हेल्थ क्या सिर्फ एक फिजिकल पर्सन फिजिकली फिट है तो वही पर्सन को हेल्दी पर्सन कहा जाता है क्या? नहीं. तो आपको आपका फिजिकल स्टेट भी बहुत अच्छा रखना है, आपको मेंटली भी फिट रहना है, और हमको सोशल वेलबीइंग भी हमको रहना है. अभी फिजिकल फिटनेस इज नॉट ओनली द हेल्दी पर्सन, है ना. सिर्फ एक बॉडी बिल्डर है अगर, और वो बॉडी बिल्डर बहुत अच्छे से अपना रोज एक्सरसाइज करता है, रोज बहुत अच्छे से खाना खाता है, डाइट लेता है, सवेरे शाम वो अलग अलग प्रकार की वार्म अप करता है, एक्सरसाइज करता है, और वो अपने बॉडी को एक बहुत अच्छा सा शेप मेंटेन करता है, या फिजिकल फिटनेस के लिए वो जो जो चाहिए वो सारी चीजें वो करता है. बट बाय चांस अगर उसको कहीं हार्ट डिसीज है, या उसको मेंटली वो स्ट्रेसफुल रहता है, तो दैट पर्सन इज नॉट कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन. वो हेल्दी पर्सन होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो भले ही वो फिजिकली फिट है बट मेंटली ही इज, या उसके अंदर में अगर उसको हार्ट डिसीज होगा, या उसको और कोई डायबिटीज होगा, या कोई और उसको अगर इंटरनल कोई और डिसीजेस होंगे, सो दिस पर्सन इज नॉट सेड टू बी अ हेल्दी पर्सन. ओके, तो शारीरिक ताकत ही मीन्स जो पर्सन सिर्फ फिजिकली बहुत ताकतवर है, या शारीरिक रूप से हम बलवान हैं, उसे हेल्थ या आरोग्य नहीं कहा जाता है, उसे स्वास्थ्य नहीं कहा जाता है, स्वास्थ्य पर्सन नहीं कहा जाता है. तो द पर्सन हु इज फिजिकली, mentally and socially fit is called healthy person. Okay, so hope you have understood what is health means. Then what is disease? दिस इज, अगर आप ये स्पेलिंग देखते हैं, DISEASE, ईज मीन्स easy, okay, and dis means जो easy नहीं है, uncomfortable. When we are having any type of disease, हमारे शरीर में अगर कुछ फीवर है, या हमको सर्दी हुई है, खांसी हुई है, या हमारे बॉडी एक है, बॉडी में पेन है, तो डू वी फील कंफर्टेबल? नो, we don't feel comfortable, means we don't feel easy,
और जब हम इजी फील नहीं करते हैं उसी को बोला जाता है दिस इज. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. सो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन साइकोलॉजिकल conditions of disturbances in physiological or psychological processes of body is called as disease. Each disease has its own specific symptoms. Okay, तो हम फिजियोलॉजिकल या और साइकोलॉजिकल जिस वक्त बॉडी में हमारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं उस टाइप के कंडीशन को या उस टाइप का स्टेट ऑफ कंडीशन को बोला जाता है डिसीज. सो ईच डिसीज, अभी फिजियोलॉजिकल डिसीज यानी क्या? फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मीन्स जब हमारे अंदरूनी या बाहर से हमारे शरीर में कुछ भी प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल. किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर गड़बड़ आ गई तो उसे कहा जाएगा फिजियोलॉजिकल. बट साइकोलॉजिकल मीन्स जिसको मेंटली इश्यू है, मेंटल इश्यू होगा या उसके दिमाग में कुछ तो भी डिसऑर्डर क्रिएट हुआ होगा, उसे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है. और ऐसे वक्त वो पर्सन हेल्दी पर्सन नहीं कहा जाता है. Each disease has its own specific symptom. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास आप जाते हो तो शौक से जाते हो क्या? नहीं. जब आपको अच्छा लगता नहीं है, when you are not comfortable, when you are not feeling easy, so that time you go to the doctor. फिर डॉक्टर जाने के बाद में झट से बताते हैं कि अरे तुमको ये हुआ वो हुआ. नहीं, डॉक्टर आपको पूछते हैं, आपको बिठाते हैं एक पर्टिकुलर चेयर पे या स्टूल पे और पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है. तो अगर आप बताते हो कि मुझे बुखार आया है तो वो पूछेंगे आपको कितने दिन से बुखार है, आपको क्या क्या हो रहा है. स्टेथोस्कोप से आपके बॉडी को चेक करेंगे और आपको आपके जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं. उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है? दवाई लिखी जाती है और कितनी दवाई कितने दिन लेना है वो बताया जाता है. तो हर एक डिसीज के कुछ तो भी सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, है ना. तो उस लक्षण के अकॉर्डिंग हम भी कभी कभी जान जाते हैं कि क्या हुआ है करके. ओके, नाउ condition of disturbances in physiological or psychological process of body is called as disease. Each disease has its own specific symptoms. तो अगर यहाँ पे दो पिक्चर्स है, आपको ये पहले पिक्चर्स में दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स हमको इंटरनल दिख रहे हैं. ओके, यहाँ पे कोई बॉडी ऑर्गन में अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो चाहे बाहर से हो या अंदर से हो, उसे फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस या फिजियोलॉजिकल डिसीज कहा जाता है. एंड साइकोलॉजिकल मीन्स जिसके ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे साइकोलॉजिकल. जो पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करता है या उसके बिहेवियर में कुछ हमको बदलाव दिखता है तो उसे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहा जाता है. होप यू हैव अंडरस्टूड. So now we will see what are the kinds of diseases. So there are the types of diseases are two types of diseases. ये दो प्रकार के डिसीज हैं. कौन से? एक होता है ड्यूरेशन और सेकंड होता है रीजन. तो ड्यूरेशन मीन्स कालावधि, एक पर्टिकुलर समय के लिए उसको बोला जाता है ड्यूरेशन. तो ये ड्यूरेशन में दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक. एक्यूट मीन्स जो बहुत कम समय के लिए, जैसे 2-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन, उसको एक्यूट बोला जाता है. कभी कभी हमको वो बहुत सीवियर लगता है बट वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, वो बहुत कम समय में ही ख़त्म हो जाता है. तो उसको शॉर्ट टर्म डिसीज यानी ही उसे एक्यूट डिसीज कहा जाता है. बट जो डिसीज बहुत लंबे समय तक चलते रहता है उसे क्रॉनिक डिसीज कहा जाता है.
ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्यूट डिसीज की बात करें तो एक्यूट डिसीज में जैसे सर्दी है या खांसी है या बुखार है, फ्लू है, ये छोटे छोटे ये जो डिसीजेस होते हैं ये कुछ एक पर्टिकुलर समय के लिए होते हैं, एक शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और उसी को एक्यूट डिसीज कहा जाता है। बट क्रॉनिक डिसीज लाइक अस्थमा है या फिर कैंसर है या फिर डायबिटीज है, सो दीज आर अ लॉन्ग टर्म डिसीज, बहुत समय तक चलने वाले डिसीजेस होते हैं, उसे क्रॉनिक डिसीज कहा जाता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। ड्यूरेशन के दो टाइप होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म डिसीज, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म डिसीज। ओके, देन कम्स रीजंस। ना कुछ रीजंस होते हैं हमारे डिसीज के लिए, तो वो कौन से होते हैं? एक होता है हेरिडिटी डिसीज और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज। तो हेरिडिटरी डिसीजेस में क्या होता है? जो आनुवंशिक डिसीज होते हैं, जो पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो डिसीज ट्रांसफर होते हैं जेनेटिकली, जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू जो डिसीजेस ट्रांसफर होते हैं, जनरेशन है, उस जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन जो डिसीजेस ट्रांसफर होते हैं या पास ऑन होते हैं, उसे हेरिडिटरी डिसीजेस कहा जाता है, जिसमें एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। बट ऑन द अदर हैंड एक्वायर्ड डिसीज, जो एक्वायर्ड डिसीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, एक होता है इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। लाइक एक्वायर्ड डिसीज जैसे इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है या ट्रांसफर होता है। द इन्फेक्शन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे एक आधे पर्सन को बहुत सर्दी हुई है और वो आपके बाजू में बैठा है, और अगर आपकी अगर रोग प्रतिकार शक्ति अगर अच्छी नहीं है तो इमीडिएट यू विल कैच होल्ड ऑफ द कॉमन कोल्ड, और दैट जो पर्सन को सर्दी हुई है वो आपको होगी। सो ये क्या हो गया? ये इन्फेक्शियस डिसीज है, ये हेरिडिटरी नहीं है, ये आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं है, जो रोग प्रतिकार शक्ति होना चाहिए अच्छी, वो आपकी नहीं है, इसलिए क्या हुआ है कि ये इन्फेक्शन आप में ट्रांसफर हुआ है। एंड अनदर टाइप इज अक्वायर्ड डिसीज का जो दूसरा टाइप है, दैट इज द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में जिसमें अगर एक आधे पर्सन को डायबिटीज है, या शुगर की बीमारी जो बोला जाता है, या हार्ट डिसीज है, या एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो ये अगर हम उसके साथ में उठे बैठे खाए तब भी हमको वो डिसीज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उसके वो इंटरनल ऑर्गन्स में उसमें गड़बड़ी आ गई है, उसमें डिस्टर्बेंस आ गए है, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन हैज एक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर डिसीज, एंड सो दैट इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। देन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स फिर से जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है उसको कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख रहे हैं जिसमें हमको कम्युनिकेबल डिसीजेस दिख रहे हैं। सो बाय शेकिंग हैंड्स, बाय कॉफिंग, बाय कोल्ड, अगर कोई खांस रहा है एंड इफ दे आर नॉट कवरिंग देयर माउथ, so what will happen? The germs will through air it will transfer to the other person, so that is called a communicable disease. These are also called infectious or contagious disease. ये communicable disease को और दो नाम है, एक है infectious disease जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, और दूसरा नाम है contagious disease। तो कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज या कॉन्टेजियस डिसीज, ये तीनों नाम एक ही इसके है, तो तीनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, देन नाउ हाउ दिस डिसीजेस गेट ट्रांसफर। तो कुछ तो भी मोड होता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस वाया फूड, फूड के जरिए, पानी के जरिए, या एयर के जरिए, या कुछ एनिमल्स के जरिए। तो दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कोई तो भी जरिया होता है, किसी के थ्रू वो डिसीज ट्रांसफर होता है, तो ये वो हो गया फूड। अगर हम एक आधे जगह पे जाके खाना खाते हैं
पर वहाँ पे अगर क्लीनलीनेस फॉलो नहीं किया है तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पे मक्खियाँ होगी, वहाँ पे हवा के धूल होंगे, कण वहाँ पे बैठेंगे और उसमें अगर डिसीजेस के कुछ जर्म्स होंगे, एंड इफ वी ईट दैट टाइप ऑफ फूड what will happen, that disease will get transferred to our body and we will fall sick. Okay, so food, water, air and animals are the mode of communicable diseases. यहाँ पे आप देखोगे थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. ओके, यहाँ पे इंसेक्ट्स है जैसे कॉकरोच है, मक्खी है, दीज आर द प्लेग. ये क्या हो रहा है, ये सारे मोड्स है, ये किसी के तो भी थ्रू वो सिकनेस क्रिएट किया है, डिसीज क्रिएट किया है. देन द गोल्डन रूल ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन. All drains must be kept covered to keep rodents and insects away. अभी rodents means क्या, जो चूहे होते हैं या छोटे छोटे जो ये रहते हैं कॉकरोचेस रहते हैं. These are the insects and rodents to be kept away फ्रॉम द ईटेबल्स. जो भी खाना है हमारा या हमारे जो किचन में जहाँ पे भी हम खाना बनाते हैं वो जगह को साफ रखना, उस जगह को ये सारे रॉडेंट से या इंसेक्ट से, मक्खियों से, देन फ्लाइज है, दिस कॉकरोचेस आर देयर, रॉडेंट्स है, इनसे क्या करना है, हमको उसको सुरक्षित रखना है, उनको हमारे वो किचन से या ईटेबल से दूर रखना है. Prevention of communicable diseases. Communicable diseases can be prevented by adopting clean living habit and healthy lifestyle. तो अभी हमको उसको रोकने के लिए भी तो कुछ करना होगा. तो कम्युनिकेबल डिसीज यानी कॉन्टेजियस डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए यानी रोकने के लिए हमको क्या करना है, अच्छी आदतें जो सही हो. जैसे हम खाना खाने के पहले हमने हाथ धोना चाहिए, जहाँ पे खाना बनाया जाता है वहाँ की आजू बाजू की जगह क्लीन रखना चाहिए, जो पर्सन खाना बना रहा है उसको कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए, या उसने whenever he is preparing food he should follow all the hygienic rules. Even the person who is preparing food or making food, that person should wash their hands properly. नहीं तो आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हो और वहाँ पे अगर बहुत गंदगी होगी या खाना बनाने वाला गंदा अगर होगा, उसको सर्दी खांसी होगी एंड वो छींक रहा है, वो खांस रहा है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, दोज जर्म्स विल गेट मिक्स्ड विद द फूड मटेरियल एंड दैट मे गेट ट्रांसफर टू द अदर पर्सन हु इज कंज्यूमिंग those things. Okay, so golden rules of health and hygiene. Food should be fresh and wholesome and must be cooked in a clean kitchen, while drinking water must be filtered, boiled and then stored in a clean containers. तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जो खाना बनाने वाला है या खाना जहाँ पे बनाया जा रहा है वो जगह बहुत अच्छे से क्लीन साफ सुथरी रखनी चाहिए. जहाँ पे पीने का पानी रखा जाता है या पानी जहाँ से हमको आता है, दैट प्लेस शुड बी क्लीन, एंड वॉट एवर वाटर वी आर ड्रिंकिंग दैट शुड बी फिल्टर्ड इन अ प्रॉपर वे. उसको बॉईल करके और अच्छे से कंटेनर्स में उसको स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, कैन यू टेल हाउ डू द फॉलोइंग डिसीजेज स्प्रेड? फर्स्ट इज हेपेटाइटिस, सेकेंड मलेरिया, स्कैबीज, टीबी, डेंगी, डिसेंट्री, रिंगवॉर्म, स्वाइन फ्लू. ओके, तो ये डिसीजेस कैसे फैलते हैं, मीन्स हाउ दे स्प्रेड, वो आपको लिखना है या बताना है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय पैथोजन? मैंने आपको फर्स्ट लेसन में लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, इसमें पैथोजन क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था. सो होप यू रिमेंबर दैट एंड यू नीड टू राइट व्हाट इज पैथोजन. व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीज? आपको अभी तक मैंने इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है दैट you have to write here. In this area, small droplets are vaporized into fine mist. Mist remains in the air for several minutes to few hours.
large droplet settles on the ground within few seconds. Now in this picture on page number 6, आपकी बुक का जो पेज नंबर 6 है साइंस का, उसमें अगर आप देखोगे तो अ मैन ही इज कॉफिंग, एक पर्सन है, एक इंसान हमको यहाँ पे खांसते हुए दिख रहा है और उसने अपना हाथ या अपने मुंह को कवर किया नहीं है. सो व्हाट हैपेंड when he is coughing? The droplets are, few droplets are in the air, few droplets are fallen on the ground. तो ये क्या हो रहा है कि उसकी खांसी से कुछ ड्रॉपलेट्स, उसमें से जो ड्रॉप्स आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो ग्राउंड पे गिर रहे हैं या कुछ हवा में है, और उस वजह से क्या होगा कि वो आदमी के आजू बाजू में जो लोग होंगे या उसके संपर्क में जो भी आएंगे, दे विल गेट इन्फेक्टेड थ्रू दिस मैन. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इन दिस सिचुएशन, अगर हमको खांसी आती है तो we should always cover our mouth with a clean handkerchief or with a clean tissue. Okay, now here is a chart. Infectious disease. Diseases spread through contaminated air, water, food or vectors like insects and other animals are called as infectious diseases. तो infectious disease क्या है, जो कि contaminated, जो गंदा पानी, गंदा फूड या गंदी हवा या वेक्टर्स, वेक्टर्स है ना जो एनिमल्स है, लाइक इंसेक्ट, मैंने आपको रैट्स बताया था, कॉकरोचेस है, तो ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स के थ्रू या गंदा पानी, गंदा खाना या गंदी हवा, इसके जरिया जब कोई भी डिसीज के जर्म स्प्रेड होते हैं तो उसको इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है. सो हियर इज अ चार्ट. देयर आर सर्टेन नेम ऑफ द डिसीजेस और वो उसके पैथोजन यानी उसको फैलाने वाले कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम, देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, वो कैसे जरिए, किसके जरिए वो फैलता है, उसके सिम्टम्स यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर ये चीज हुई है तो और या नहीं हुई है तो उसको रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इस चार्ट में दिया है. सो फर्स्ट लेट्स सी, द नेम ऑफ द डिसीज इज ट्यूबरकुलोसिस. अभी ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग भी बोला जाता है या टीबी कहा जाता है. पैथोजन मीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज को स्प्रेड करता है उसको पैथोजन बोला जाता है. और मैंने आपको ये भी बताई थी कि पैथोजेंस की स्टडी कहाँ की जाती है, पैथोलॉजी में की जाती है. और ये पैथोलॉजीज कहाँ होती है, पर्टिकुलरली दे आर फाउंड इन द हॉस्पिटल, इवन प्राइवेट में भी हमको ये पैथोलॉजिकल लैब्स हमको देखने मिलते हैं. तो ट्यूबरकुलोसिस को फैलाने वाला जो पैथोजन है दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली. तो उस पैथोजन का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली. सो उस बैक्टीरिया से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस फैलता है. मोड ऑफ इन्फेक्शन, अभी ये रोग या ये बीमारी कैसी फैली जाती है, स्पिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर. अगर किसी पर्सन को टीबी हुआ है या ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और वो पर्सन खांस रहा है या थूक रहा है हवा में, तो उसके जर्म्स हवा में फैलेंगे या जमीन पे गिरेंगे. एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट. और ऐसे पेशेंट के साथ में अगर कोई हेल्दी पर्सन ज़्यादा समय तक रहता है तो क्या होगा, ये बीमारी उस अनदर पर्सन में भी क्या होगी, ट्रांसफर होगी. इसलिए जो टीबी हुए लोग जो रहते हैं उनको एक आइसोलेशन वार्ड यानी अलग से जो वार्ड होता है जहाँ पे नॉर्मल दूसरे जो पेशेंट्स को रखा नहीं जाता है, वहाँ पे सिर्फ टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के ही पेशेंट को रखा जाता है, उसे आइसोलेशन वार्ड कहा जाता है. तो वहाँ पे उसको सेपरेटली रखा जाता है. फिर इसके सिम्टम्स क्या है, इसके साइन या इसके लक्षण क्या है, तो क्रॉनिक कफ यानी बहुत लंबे समय तक अगर किसी को कफ हो रहा है यानी खांसी हो रही है, उसके खांसी में ब्लड आ रहा है या ब्लडी स्पिटिंग है
इमेसिएशन, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, अगर उसको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है और उसे घबराहट हो रही है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट. देन व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? उसको रोकने के लिए क्या प्रिवेंशन करना चाहिए? तो बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी नाम का एक वैक्सीन होता है, ये दिया जाता है बहुत से बच्चों को. मीन्स जब वो पैदा होते हैं तो ये बीसीजी वैक्सीन इन द अर्ली स्टेज, बिल्कुल एकदम होते बराबर 5-6 दिन या 10 दिनों में उनको दिया जाता है. देन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन यानी सेपरेट रखा जाता है, जिसके कांटेक्ट में बाकी के लोग ना आए. देन रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, तो ये डॉट जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट करके होता है. ये गवर्नमेंट का इरेडिकेशन प्रोग्राम है. इरेडिकेशन मीन्स गवर्नमेंट ने एक चैलेंज लिया है कि ये डिसीज को पूरी तरह से पूरा नष्ट कर दिया जाए. तो इसलिए ये डॉट करके हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट करके, और उस पेशेंट को वो डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसे रोज मेडिकेशंस देते हैं, और उस मेडिकेशन अगर रेगुलर लिया जाता है तो ये बीमारी पूरी तरह से नष्ट होती है, पूरी तरह से खत्म होती है. ओके. देन कम हेपेटाइटिस, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस. तो हेपेटाइटिस कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस होता है एक वायरस के जरिए, और वो 4-5 प्रकार के वायरसेस होते हैं. हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई. तो ऐसे 5 प्रकार के हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं. हर एक के अलग अलग नाम है, लाइक ए, बी, सी, डी एंड ई. Now how it is infected? Contaminated water, sharing of needles, blood transfusion. अभी contaminated water, अगर एक आधे पानी जो है गंदा पानी है और उसमें ये हेपेटाइटिस के वायरस अगर मिक्स हुए होंगे और वो पानी किसी के पीने में अगर जाता है तो क्या होगा? दिस हेपेटाइटिस विल गेट ट्रांसफर टू अनदर पर्सन. सेकेंड मोड ऑफ इन्फेक्शन इज शेयरिंग ऑफ नीडल्स. अगर किसी हेपेटाइटिस पर्सन की सेम नीडल जिससे उसे इंजेक्ट किया है, वही नीडल अगर दूसरे पर्सन को यूज की जाएगी तो हेपेटाइटिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड डोनेशन किया जाता है या ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, डोनेट किया जाता है, तो अगर एक आधा इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है और वो दूसरे एक आधे हेल्दी पर्सन को वो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसमें भी हेपेटाइटिस के ट्रांसफर होने के चांसेस पूरे तरह से होते हैं. देन सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नॉशिया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल. तो उस पर्सन को एनोरेक्सिया यानी उसको बहुत थकावट आती है, उसकी जो यूरिन होती है उसका कलर येलोइश रहता है या येलो कलर होता है. जनरल वीकनेस, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है. उसको नॉशिया मीन्स लाइक वॉमिटिंग टाइप, उसको जी मचलाना ऐसे टाइप का उसको फील होता है. एंड ग्रे स्टूल, जो उसकी जो स्टूल होती है या लैट्रिन होती है उसका कलर नॉर्मल से अलग होता है, ग्रेइश कलर होता है. एंड दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस. ओके. सो देन प्रिवेंशन, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दिस? सो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हमको उबला हुआ पानी पीना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, जब भी हम टॉयलेट को जाते हैं या बाथरूम यूज़ करते हैं या कुछ भी हम काम करते हैं तो हमें हमेशा अपने हाथ साफ सुथरे पानी से और साबुन से हमको धोना है, अच्छे से प्रॉपरली उसको क्लीन करना है. सो दीज आर द 2 types of diseases which we have seen, and those are the infectious disease. Now, third is dysentery. इसका पैथोजन कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला बैसिलाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका. सो दीज आर द पैथोजन्स
responsible for dysentery. Mode of infection, contaminated food and water. गंदा पानी और खाना अगर उस पर्सन के पेट में जाता है तो डिसेंट्री उसको हो सकती है. देन सिम्टम्स, वाटरी स्टूल, बहुत लूज मोशंस जिसको वाटरी स्टूल्स बोला जाता है. देन पेन्स इन एब्डोमेन, उसके पेट में दर्द होना. सो दीज आर द सिम्टम. देन प्रिवेंटिव मेजर, अगेन ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, proper storage of food, ORS consumption. So drinking of boiled water, आपको उबला हुआ पानी पीना है और खाने को जो भी खाना बनाया है उसे प्रॉपरली अच्छे सेफ जगह पे उसको स्टोर करके रखना है. उसको ठीक ढंग से उसको ढक के रखना है ताकि उसमें फ्लाइज या कॉकरोचेस या कोई भी टाइप के जर्म्स या इंसेक्ट या एनिमल वहाँ पे पहुँच ना पाए. एंड द नेक्स्ट इज ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. तो ये ORS हम घर में भी बना सकते हैं. जैसे आपको ग्लास ऑफ वाटर, add like 1 or 2 spoons of sugar and a pinch of salt, और फिर उसको बहुत अच्छे से स्टर करना है. और हमारे आंसू के समान अगर उसकी टेस्ट आती है मीन्स दैट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर कंजम्पशन. तो जिस पर्सन को वॉमिटिंग होता है या उसको वाटरी लूज मोशंस होते हैं तो उसको ये ORS देना चाहिए ताकि उसके बॉडी का जो पानी होता है वो कम ना हो. अगर हमारे शरीर का पानी कम हो जाए और हमें डिसेंट्री या वॉमिटिंग अगर होता है तो उस पेशेंट को चक्कर आके वो बेहोश भी हो सकता है एंड समटाइम्स इट में डाई ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट कॉलेरा, Vibrio cholerae, that is bacterium. Contaminated food and water. Symptoms, vomiting, severe diarrhea, cramps in legs. तो कॉलेरा जिसको हुआ रहता है उसको पैथोजेंस कौन से हैं? विब्रियो कॉलरी, दैट इज बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से होता है. देन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगेन गंदा पानी या गंदा खाना अगर हमारे पेट में जाता है सो दैट पर्सन में सफर विद द कॉलेरा. Then symptoms, vomiting, severe diarrhea, cramps in legs. उसको vomiting, उसको बहुत ज़्यादा बहुत देर तक उसको लूज मोशंस होंगे एंड cramps in legs, उसके पैर में जकड़न निर्माण होती है या पैदा होती है. Then following hygienic practices, avoiding open place food, drinking boiled water, vaccination against cholera. तो जिस पर्सन को वो कोलेरा हुआ है या नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए कि हमको हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करना चाहिए. हाइजीनिक प्रैक्टिस में हमको हाथ धोना चाहिए. जब हम खांसते हैं तो हमारा नाक मुंह को हमको कवर करना चाहिए, या हमको जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं वो प्लेस अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए. ओपन स्पेस रोड साइड के स्टॉल्स पे हमने खाना नहीं खाना चाहिए. And drinking boiled water, vaccination against cholera. So हर डिसीज के लिए वैक्सीनेशन होता है, तो वो वैक्सीनेशन कॉलरा के लिए भी होता है तो वो लेना ज़रूरी है. देन टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम. ये टाइफॉइड ये कैसे होता है? ये साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया, जिसको अगर एक है तो बैक्टीरियम बोला जाएगा, काफ़ी सारे हैं तो बैक्टीरिया बोला जाएगा. तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम की वजह से टाइफॉइड स्प्रेड होता है. देन अगेन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन एब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये सारे लक्षण काय के होते हैं? टाइफाइड के होते हैं. देन ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज. जो भी हमारे घर में कचरा रहता है, कूड़ा कचरा रहता है, उसको टाइम टू टाइम उसको डिस्पोज करना चाहिए, यानी उसको प्रॉपर प्लेस में उसको डाल देना चाहिए. और फिर क्लीन वाटर पीना चाहिए या फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर should be consumed, and vaccination, proper disposal of sewage. So these are the preventive measures of this typhoid. Then some infectious disease.
Prepare similar table of information about various diseases like enteritis, malaria, plague, AIDS. Okay, then complete the following. Observe and discuss. अभी यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें नीचे में लिखा हुआ है डर्टीनेस इन द सराउंडिंग, है ना। तो यहाँ पे आपको एक वॉल दिख रही है, उसके ऊपर में कुछ कूड़ा कचरा है। ये एक डस्टबिन या ट्रैश बिन यहाँ पे है, उसमें कुछ कचरा है। देन यहाँ पे कुछ टायर्स डिब्बे है जहाँ पे पानी जमा हुआ होगा या कचरा जमा हुआ होगा। देन दिस डस्टबिन इज देयर। देन अगेन ये जगह पे कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। देन हमारे जो फ्लावर वास होते हैं उसमें पानी रहता है या उसमें भी मक्खियाँ या उसमें मॉस्किटोस पैदा होते हैं। एंड व्हेन दिस मॉस्किटो they go and bite to a healthy person, they may transfer the various diseases. So आपको एक यहाँ पे एक्टिविटी है, इंटरनेट माई फ्रेंड, सर्च द रीजन, सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स नाम की एक बीमारी है और ये बीमारी के बारे में आपको आपके इंटरनेट के थ्रू उसके सिम्टम्स और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, उसके रीजंस क्या है, ये आपको पता करना है और आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में आपके नोटबुक में आपको इसको लिखना है। कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल मिलती है वो लिखना है। यू कैन पेस्ट द पिक्चर, आप उसमें से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी निकाल के प्रिंट आउट्स निकाल के आप अपने नोटबुक में लगा सकते हैं। देन पल्स पोलियो ड्राइव, बी दैट इज WHO, पल्स पोलियो ड्राइव। पल्स पोलियो आपने एक एड देखी होंगी, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो है हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस है लाइक अमिताभ बच्चन और 2 बूंद जिंदगी के, आपने ये एडवर्टाइज सुना होगा। तो ये 2 बूंद जिंदगी के क्या है, पल्स पोलियो कैंपेन होता है। जैसे टीबी को पूरी तरह से नष्ट करना है, वैसे ही इंडिया से, हमारे देश से पल्स पोलियो मीन्स पोलियो को भी नष्ट करना है। और उसी मुहिम को कैंपेन बोला जाता है या पल्स पोलियो ड्राइव बोला जाता है, ताकि हर 0 से लेके 5 साल के बच्चे तक हर एक को वो 2 बूंद पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ताकि वो बच्चे को आगे अपने फ्यूचर में पोलियो से लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। WHO इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट से लेना है। ओके, वेयर डू यू सी द वाटरलॉग्ड मटेरियल शोन इन पिक्चर। अभी इस पिक्चर में आपको वाटरलॉग कहाँ दिखाई दे रहा है, पानी कहाँ जमा हुआ दिख रहा है, वो आपको देखना है। विच हजार्ड्स डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। अभी ये जो पिक्चर आपको देख रहे हैं, इससे क्या बुरी चीज़ें हो सकती है, ये आपको इसको पिक्चर को देख के आपको समझना है और उसके बारे में आपको लिखना है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हियर, सो वी विल begin with the next. So friend, here you are going to see a small video on this is cholera. तो ये आपको मैं एक कॉलरा, जिसको हैज़ा भी कहा जाता है हिंदी में, उसके बारे में आप एक छोटा सा वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये लिखना है कि व्हाट इज़ द कॉज, ओके, कि रीज़न क्या है ये कॉलरा फैलने का, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके बाद में उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू सेव योर प्लेस या योर विलेज, या आप जहाँ पे भी रहते हैं आप क्या क्या वहाँ पे प्रिकॉशंस लेने वाले हैं। ये सारे चीज़ आपको आपके नोटबुक में एज अ प्रोजेक्ट लिखना है। सो लेट्स सी अ वीडियो। मेरे गांव में हैजे से आए बदलाव के बारे में। हैजे के सूक्ष्म जीवाणु इतने सूक्ष्म कि दिखाई भी न दे, नदी के माध्यम से फैल गए। अत्यंत छोटे, फिर भी अत्यंत हानिकारक। अनजाने में ही औरतें पानी के माध्यम से हैजा घर ले आईं। मक्खियों ने अपने पैरों से हैजे का प्रसार किया।
यह गंदे हाथों से भी फैला। हम पानी, भोजन एवं उंगलियों के जरिए हैजे के जीवाणु निगल गए। अब यह बहुत ही तीव्र गति से घटित हुआ। सुबह तक मेरे पिता एकदम अस्वस्थ थे। उन्हें दस्त लगे थे, मानो भीतर से बस गंदा पानी सा ही आ रहा था। मैं बहुत डर गया। मैं सहायता के लिए भागा। मैं सुबह तक मेरे पिता एक यह कहानी है मेरे गांव में हैजे से आए बदलाव के बारे में। हैजे के सूक्ष्म जीवाणु इतने सूक्ष्म कि दिखाई भी न दे, नदी के माध्यम से फैल गए। अत्यंत छोटे, फिर भी अत्यंत हानिकारक। अनजाने में ही औरतें पानी के माध्यम से हैजा घर ले आई। मक्खियों ने अपने पैरों से हैजे का प्रसार किया। यह गंदे हाथों से भी फैला। हम पानी, भोजन एवं उंगलियों के जरिए हैजे के जीवाणु निगल गए। अब यह बहुत ही तीव्र गति से घटित हुआ। सुबह तक मेरे पिता एकदम अस्वस्थ थे। उन्हें दस्त लगे थे, मानो भीतर से बस गंदा पानी सा ही आ रहा था। मैं बहुत डर गया। मैं सहायता के लिए भागा। मैं पहले कभी भी इतना तेज नहीं चला। मेरे पिता पर नजर डालते ही नर्स जान गई कि हैजा हुआ है। उन्हें बचाने के लिए हमें बहुत तेज रफ्तार से कार्य करना पड़ा। उनकी मदद के लिए हमने एक विशेष घोल बनाया। सर्वप्रथम हमने पानी को सुरक्षित बनाया। हमने इसे कपड़े से छान लिया और फिर 1 मिनट तक उबाला। तब हमने इस 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नमक एवं 4 चम्मच चीनी मिलाई। इसका स्वाद आंसुओं जैसा था, अधिक नमकीन नहीं। मुझे चिंता थी कि कहीं मेरे पिता मेरे आंखों के सामने ही न चल बसे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने कुछ स्वस्थ अनुभव किया। नर्स ने मुझे बताया कि हर कोई जो हैजे के जीवाणु निगल जाता है वह बीमारी फैला सकता है। अब मुझे अपने गांव के लोगों को यह ज्ञान देने की आवश्यकता थी कि वे अपने आप को हैजे से सुरक्षित कैसे करें। मैंने एक लड़की को बताया कि पानी में क्लोरीन की कुछ बूंद मिलाकर आधे घंटे तक रखने से वह इसे सुरक्षित बना सकती है। एक आदमी गंदे हाथों से लगभग खाने ही लगा था। मैंने उसे समझाया कि शौचालय जाने के बाद उसे अपने हाथ सदैव सुरक्षित पानी से धोने चाहिए। केवल साफ हाथों से ही वह सुरक्षित भोजन खा सकता है। मैंने गांव वासियों को हमारे गांव में गंदगी फैलाते देखा। मैंने उन्हें समझाया कि नदी से लगभग 30 मीटर दूरी पर शौचालय खुदवाएं। हमारे गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण था। एक माँ को मैंने असुरक्षित भोजन बनाते पाया। मैंने उसे बताया, पहले हमें अपने हाथ सुरक्षित पानी से धो लेने चाहिए, तभी हमें भोजन को धोना व छीलना चाहिए। भोजन को पकाकर व सदैव गर्म ही खाना चाहिए और इसे मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। ये बातें सारे गांव में फैलाने के उपरांत मैं अपने पिता को देखने दौड़ा। उन्हें पहले से अच्छा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हमारा गांव निरोगी बना। हम पानी को सुरक्षित बनाते हैं। अब हम हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और सुरक्षित पानी से हाथ धोते हैं। भोजन मक्खियों से सुरक्षित है, धोया, छीला एवं पकाया जाता है और हम हमेशा भोजन पकाने व खाने से पहले हाथ धोते हैं।
हमने अपने गांव को हैजे से सुरक्षित कर लिया है। इन बातों का प्रसार कीजिए, आपका गांव भी सुरक्षित हो सकता। So that's for today, guys. See you later with a new topic. Have a good day. Thank you.